मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस प्रोग्राम की शुरुआत अमित शाह से करेंगे क्योंकि अमित शाह पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है क्योंकि वो यहां पर भड़काऊ बयान और एक गलत तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और भड़काऊ बयान पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताने से पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए दमखम दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। कांग्रेस भी बखूबी वहां उतर चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तमाम तरीके से वहां पर अपनी मजबूती को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी वहां की जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि मछुआरों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, तमाम प्रदेश के विकास के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को बताती है कि किस तरीके से 40% की कमीशन पर यहां सरकार चलती है। यहां पर मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था। यहां पर वो अपनी वजह से चुनाव जीतती हुई नजर नहीं आई थी, बल्कि यहां पर झूठ की राजनीति करते हुए, झूठ का पुलिंदा बांधती हुई यहां पर चुनाव जीती थी। लेकिन कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, ऐसा कांग्रेस दावा करती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने तो ये दावा कर दिया है, लेकिन अब हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आपको बता दिया जाए तो इसी चुनाव को मत देखिए, इससे पहले कई चुनाव हुए हैं। चुनाव में उनकी राजनीति होती है भड़काना। कभी समुदाय के नाम पर भड़काया जाता है, तो कभी महिलाओं के नाम पर भड़काया जाता है, तो कभी CNRC के मुद्दे को लेकर भड़काने के तहत मुसलमानों पर टारगेट किया जाता है, कभी किसान आंदोलन के तहत उन्हें खालिस्तानी तक भी कह दिया जाता है। ये सब होता है चुनाव के दौरान। कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो कभी दिल्ली में चुनाव होते हैं, तो कभी गुजरात में चुनाव होते हैं। इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसी कामों के तहत यहाँ पर वो देखी गई हैं और इसी काम के बदौलत यहाँ चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। अब हालिया की बात करते हैं। यहाँ पर अमित शाह और JP नड्डा कर्नाटक में जुट चुके हैं। कभी बेंगलुरु जाते हैं तो कभी वहाँ पर रैलियों को संबोधित करते हैं, तो कभी कर्नाटक में जाते हैं, वहाँ रैलियों को संबोधित करते हैं। अब ऐसे में अमित शाह का एक बयान सामने आता है कि हमारे ये जो 4 सांसद चुनकर आए हैं, जो हम इन्हें यहाँ पर टिकट दे रहे हैं, इनका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में लाना। इस बार कर्नाटक की जीत होगी। यहाँ पर अमित शाह भड़काऊ बयान पेश करते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना ही होगा, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपके समर्थन में नहीं उतरे तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। इस तरीके के बयान अमित शाह पेश करते हुए नजर आते हैं। पहले आप अमित शाह का बयान सुनिए, उसके बाद समझ पाएंगे वो किस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, चारों लोग निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। अमित शाह के बाद अब हम आते हैं JP नड्डा पर। JP नड्डा तमाम तरीके से कर्नाटक में जुट चुके हैं, कांग्रेस की कमियों को बता रहे हैं, कांग्रेस में खामियां उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुआ है, सरासर यहाँ पर कांग्रेस राजनीति करती हुई आ रही है, यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए झूठ फैला रही है। यहाँ पर अब JP नड्डा क्या कहते हैं, जनता को संबोधित करते हुए खुली चुनौती, धमकी देते हैं कि आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, वरना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखे तो बहुत कुछ हो सकता है। कर्नाटक में धमकी दे रहे हैं। एक तरफ अमित शाह भड़काऊ बयान देते हैं तो दूसरी तरफ JP नड्डा वहाँ की जनता को धमकाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं JP नड्डा, देखिए इस रिपोर्ट में।
कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। जेपी नड्डा को सुना, उसके बाद इन बयानों के तहत कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज होती है अमित शाह के खिलाफ कि भड़काऊ बयान और यहां पर धमकाने के तहत जनता को बरगलाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जुट चुके। ये तमाम चुनावों में वो देखी जाती है। अब ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को दिखाते हुए अमित शाह के खिलाफ सबूत मिल गए हैं और इसी के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। अब यहाँ पर अमित शाह की सच्चाइयों को बताते हुए और पीएम नरेंद्र मोदी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जेपी नड्डा ने क्या कुछ करा, इस पर सब खुलासा करते हुए कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया ने काफी कुछ कहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में चुनाव मतलब लोकतंत्र का वो महापर्व जहां पर कर्नाटक के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसको वो सत्ता में बिठाएंगे और किसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करेंगे। और सारे सर्वे, सारे आंकड़े, लोगों का मूड साफ तौर से ये बता रहा है कि लोग 40% की कमीशन खोरी वाली भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना लिया है। लेकिन अब चुनाव रैली है, चुनाव का मौसम गर्मा रहा है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आकर रैलियां कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग आए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा कि कर्नाटक के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंप दो। कर्नाटक कोई खिलौना है या कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है जहां पर लोगों को हक है ये चुनने का कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को वो सत्ता में देखना चाहते हैं। उसके बाद वो 2 हाथ और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में अगर भाजपा हार गई तो दंगे होंगे। ये भाषा, ये शैली, ये धमकी गृह मंत्री की हो सकती है? ये किस तरह की बातें करते हैं? और आप कब समझिएगा कि कर्नाटक की एक संस्कृति है, परंपराएं हैं, तहजीब है और लोगों को ये हक है कि वो सुनिश्चित करें कि वो किसको जिताएंगे। ये अलग बात है कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां पर दंगाइयों को संरक्षण देने का और दंगाइयों को पोषण करने का काम भाजपा करती है। अंततोगत्वा हर दंगाई का लिंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा पाया जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो देश का दूसरा कोई और कोना हो, बंगाल हो। हर दंगाई का लिंक अंततोगत्वा भाजपा से पाया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। उनसे एक आगे स्क्रिप्ट लिखने आ गए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, नफरत की, विभाजन की, डराने की, धमकाने की। वो तो 2 हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में यूपी का मॉडल लागू होना चाहिए। कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है, ये गुरु बासवन्ना की भूमि है जहाँ पर प्रेम, सौहार्द, शांति की शिक्षा से लोग जीते हैं और ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और कौन से यूपी के मॉडल की आप बात कर रहे हैं? वही यूपी का मॉडल जहां पर 2:30 बजे रात को एक लड़की को आप लोग जला देते हैं बिना उसके माँ बाप के मिट्टी का तेल फूंक कर, या वो यूपी का मॉडल जहां पर लखीमपुर में एक औरत का चीरहरण होता है, या वो यूपी का मॉडल जहां पर शाहजहांपुर में यौन शोषण होता है, या उन्नाव में आपका एमएलए दोषी पाया जाता है हत्या और रेप का। किस यूपी के मॉडल की आप बात कर रहे हैं? जहां पर थाने में घुसकर गुंडागर्दी होती है, सरेआम गोलियां चलती हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, निरंकुश पुलिस का जो मन में आता है वो करती है। वो यूपी का मॉडल जहां पर एक पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है और उसके मुख्य अभियुक्त को आप टिकट देते हैं चुनाव लड़ने का, या वो यूपी का मॉडल जहां पर लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। किस यूपी के मॉडल की आप बात करते हैं? और कब आप ये समझेंगे कि आप एक राज्य को दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं? मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, कर्नाटक की भाषा, संस्कृति, शैली, परंपराएं अलग हैं। इसकी इज्जत करना सीखिए। क्यों आप हमेशा थोपना चाहते हैं? क्यों एक ही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? ये सवाल आज मैं नहीं, ये सवाल कर्नाटक के लोग अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपने सम्मान के बल पर पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों यूपी का मॉडल यहाँ लागू होगा। अजीबोगरीब बातें हैं। असल बात यह है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की 4 बड़ी वादे हैं, जो हमने वादा किया निभाने का, वो लोगों को समझ में आ रहा है और उसी की बदौलत
हम प्रचंड रूप से जीतेंगे। हमारा पहला वादा है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। हमारा दूसरा वादा है 3000 रुपये हर उस ग्रेजुएट को दिए जाएं जो बेरोजगार है। हमारा तीसरा वादा है 2000 रुपये गृह लक्ष्मी योजना, हर औरत को जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको 2000 रुपये दिए जाएं। 500 रुपये का गैस सिलेंडर, और सबसे बड़ा वादा है 10 किलो चावल बीपीएल फैमिलीज को दिया जाएगा। आप इस पर चर्चा करिए ना, आप इस पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, कर्नाटक की अस्मिता पर बात करिए। हर बार आकर कर्नाटक की बेइज्जती करना, हर बार आकर कर्नाटक के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, किसी और मॉडल को यहाँ पर थोप देना, ये कैसे विचार है? ये कैसी संस्कृति है? ये भारतीय संस्कृति तो नहीं हो सकती। तमाम लोगों को आपने सुना और आपने जाना कि यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए पार्टियां क्या कुछ कर सकती हैं। जब योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर करवा सकती है तो कर्नाटक में यहाँ पर भड़काऊ बयान और धमकी देकर चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर अब आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। अब आपकी तानाशाही ना तो कर्नाटक में देखी जाएगी ना पूरे देश में देखी जाएगी। अडानी मुद्दा भी खुलेगा और तमाम तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से हटती हुई नजर आएगी और पीएम पद की कुर्सी भी खाली होती हुई नजर आएगी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दांव पेच आजमाए जाएंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि अमित शाह को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? अमित शाह के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के बयान पेश करते हैं उसी बयानों के तहत राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था। अब ऐसे में क्या अमित शाह के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।